हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। लास्ट वाले सेशन में हमने बात की थी दैट्स अबाउट स्मॉल इंटेस्टाइन एंड इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। और आज जो हमारा सेशन है हम आज बात करेंगे दैट्स अबाउट लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन। देखो, जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है, पहला पॉइंट, ये टर्मिनल पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल का जो ओपन होता है आउटसाइड एक ओपनिंग के थ्रू, जिसको हम एंस कहते हैं। सेकंड पॉइंट, इसे लार्ज इंटेस्टाइन क्यों कहा जाता है? देखो, हम दोनों को, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन को कॉमन इंटेस्टाइन भी कह सकते थे। तो इसका जो डायमीटर होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से ज़्यादा होता है। इवन लेंथ इससे कम हो, स्मॉल इंटेस्टाइन की ही लेंथ ज़्यादा होती, बट जो डायमीटर होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन का ही ज़्यादा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से। तो इसीलिए इसको लार्ज इंटेस्टाइन कहा जाता है। और इसकी जो लेंथ होती है दैट इज अबाउट 1.5 मीटर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद जब हम बात कर रहे थे स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में, वहाँ पे हमने वैल्यूज़ ऑफ कर्करिंग देखे, या जिनको हमने और एक नाम दिया पैलिया सर्कुलरिस, या जिनको हमने और एक नाम दिया वेलवेलिया कॉन्वेंटिस। विलय देखे हमने, उसमें माइक्रोविलय देखे। उसके बाद हमने इलियम में लिम्फेटिक टिश्यूज देखे जिनको हम पेयर्स पैच कहते हैं, या उसके बाद हमने इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स देखे। ये सारे लार्ज इंटेस्टाइन में नहीं होते हैं क्योंकि ये खाली स्मॉल इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं। तो लार्ज इंटेस्टाइन में ये सारे एब्सेंट होते हैं। उसके बाद फिर काम क्या है इसका? देखो, कोई एंजाइमेटिक एक्टिविटी भी नहीं इसमें होती है। लाइक ईसोफेगस में कोई एंजाइमेटिक एक्टिविटी नहीं होती है, तो लार्ज इंटेस्टाइन में भी कोई एंजाइमेटिक एक्टिविटी नहीं होती है। फिर काम क्या होता है इसका? ये हमें हेल्प करता है इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। ये एब्जॉर्ब करता है वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स को। देखो, जो ही स्मॉल इंटेस्टाइन से अनडाइजेस्टेड फूड चला जाता है किसमें? लार्ज इंटेस्टाइन में, उस वक्त वो होता है फ्लूइड कंसिस्टेंसी का। जो ही स्मॉल इंटेस्टाइन में ये अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो होता है उस वक्त फ्लूइड कंसिस्टेंसी का। अब जब वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाएगा, वहाँ पे वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स एब्जॉर्ब होंगे, तो वहाँ पे ये कन्वर्ट होगा इनटू सेमी सॉलिड फॉर्म। वहाँ पे ये कन्वर्ट होगा सेमी सॉलिड फॉर्म में। फिर काम है क्या इसका? वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स को एब्जॉर्ब करना। ठीक है, मैक्सिमम ड्रग्स लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू ही एब्जॉर्ब होते, फ्यू ड्रग्स जो माउथ से एब्जॉर्ब होते हैं, बट जो मैक्सिमम ड्रग्स होते हैं वो लार्ज इंटेस्टाइन से ही एब्जॉर्ब होते। तो काम क्या है इसका? वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स को एब्जॉर्ब करना। ठीक है, तो उसके बाद ये जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है ये डिवाइड किया गया है तीन पार्ट्स में। तीन पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया, सीकम, कोलन एंड थर्ड पार्ट इज रेक्टम। पहले हम बात करेंगे सीकम के बारे में। देखो, जो सीकम होता है वो स्मॉलेस्ट पार्ट होता है। ये जो सीकम होता है, पहला पॉइंट, ये स्मॉलेस्ट होता है, स्मॉलेस्ट पार्ट होता है लार्ज इंटेस्टाइन का। और यही पार्ट है सीकम जो कम्युनिकेट किसके साथ करता है? इलियम, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पार्ट है उसके साथ कम्युनिकेट करता है और बनाता है एक जंक्शन। सीकम और इलियम के बीच में एक जंक्शन बन जाता है और उस जंक्शन पे एक वैल्यू होता है जिसको हम कहते हैं इलियोसिकल वैल्यू। इलियोसिकल वैल्यू, और जिसको हम और एक नाम देते हैं टाउप्स वैल्यू। टाउप्स वैल्यू।
इलियोसिकल वैल्यू और टाल्प्स वैल्यू, जो जंक्शन बन जाता है इलियम और सीकम के बीच में, तो उस जंक्शन पे एक वैल्यू होता है जिसको हम इलियोसिकल वैल्यू कहते हैं या टाल्प्स वैल्यू। टाल्प्स वैल्यू क्यों कहते हैं इसको? बिकॉज इट वाज फर्स्ट सीन बाय डॉक्टर टल्प एंड ऑन द बेसिस ऑफ इट इसको हम और एक नाम देते दैट इज टाल्प्स वैल्यू। ठीक है, तो यही वैल्यू अलाउ करता है अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन इनटू लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और इलियोसिकल वैल्यू डिस्टिंक्टिव है बिकॉज ये खाली वो साइट है जहाँ पे एब्जॉर्ब होता है विटामिन B12 इन GIT। It is the only site in GIT where the absorption of vitamin B12 occurs. कौन सी? इलियोसिकल वैल्यू और टाल्प्स वैल्यू is the only site where the absorption of vitamin B12 occurs. ठीक है, तो उसके बाद होता क्या है इसमें? इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। किसमें? इसी सीकम में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं और उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हमारे साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होती है। वो प्रोड्यूस करते हैं विटामिन K एंड B कॉम्प्लेक्स। विटामिन K एंड B कॉम्प्लेक्स, तो उसी वजह से डेफिशिएंसी नहीं होती है विटामिन K और विटामिन B कॉम्प्लेक्स की। अब डेफिशिएंसी उनकी एक कंडीशन में होती है। देखो, अगर कोई बंदा बीमार है, कोई पर्सन बीमार है तो उसको एंटीबायोटिक्स लेने पड़ते हैं। एंटीबायोटिक्स का काम होता क्या है? वो किल करता है पैथोजेनिक बैक्टीरिया को। ठीक है, तो उसके बाद अगर कोई बीमार है उसको 3 to 5 डेज ये एंटीबायोटिक्स दिए जाते। अब अगर कोई पर्सन कंटिन्यूसली एंटीबायोटिक्स ले रहा है तो वो इन सिम्बायोटिक बैक्टीरिया को मार डालेगा सीकम में ही, तो उसकी वजह से विटामिन K और विटामिन B कॉम्प्लेक्स बनना बंद हो जाएगी, जिनकी वजह से डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो उस पर्सन को जो कंटिन्यूसली एंटीबायोटिक्स ले रहा है उसको एज ए सप्लीमेंट विटामिन K और विटामिन B कॉम्प्लेक्स भी दिया जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो सीकम जो होता है, सीकम के नीचे वाले साइड से एक प्रोजेक्शन, ब्लाइंड प्रोजेक्शन अराइज होती है जिसको हम कहते हैं वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स। वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स, और ये जो वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स है ये वेस्टिजियल है। ठीक है, इट इज वेस्टिजियल। अब क्या होता है, अगर अब इन्फेक्शन हो जाएगा ना इस वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स का, तो उसको हम कहते हैं अपेंडिसाइट्स। अपेंडिसाइट्स। और होता क्या है इस अपेंडिसाइट्स में? इसको बाद में रिमूव करना पड़ता है सर्जरी के थ्रू, और इससे कोई फर्क पड़ेगा भी नहीं बिकॉज इट इज वेस्टिजियल इन नेचर। ठीक है, ये वेस्टिजियल, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो अब होता क्या है इसमें। अब अगर इसमें अपेंडिसाइट्स में इन्फ्लेमेशन होती है, इसमें क्या होती है? इन्फ्लेमेशन होती है इसमें, ये एक्सपैंड हो जाएगा और देन ये बर्स्ट हो जाएगा। पहले ये एक्सपैंड हो जाएगा और उसके बाद ये बर्स्ट हो जाएगा। देखो, पहले अपेंडिसाइट्स में क्या होता है? इन्फ्लेमेशन होती है, उसकी वजह से ये एक्सपैंड होता है, देन फट जाएगा, बर्स्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से इसमें सीकल कंटेंट्स, जिसकी वजह से जो सीकल कंटेंट्स होते हैं, सीकल कंटेंट्स वो बाहर आते हैं। सीकल कंटेंट्स बाहर आते हैं तो वहाँ पे और एक कंडीशन आकर होती है जिसको हम कहते हैं पेरिटोनाइट्स कहते हैं, जिस कंडीशन को हम पेरिटोनाइट्स कहते हैं, और उसकी वजह से पेशेंट की डेथ होती है। देखो पेरिटोनाइट्स में होता क्या है, देखो जो ही सीकल कंटेंट्स बाहर आए वो कहाँ पहुँचेंगे? एब्डोमिनल कैविटी में। वहाँ पे जो वॉल मेम्ब्रेन होता है ना, एब्डोमिनल वॉल का जो मेम्ब्रेन होता है उसमें पेन स्टार्ट होती है, उसमें इन्फ्लेमेशन स्टार्ट होती है, और जो एब्डोमिनल ऑर्गन्स होते हैं जो उसकी कवरिंग होती है उसमें भी इन्फ्लेमेशन स्टार्ट होती है, जिसकी वजह से पेशेंट की डेथ होती है। इज इट क्लियर? वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स ये प्रोजेक्शन है, ट्यूबुलर ब्लाइंड ट्यूबुलर प्रोजेक्शन जो अराइज होती है फ्रॉम सीकम, जो वेस्टिजियल होती है।
तो अब अगर इन्फेक्शन हो जाएगा इसमें, उसको हम अपेंडिसाइटिस कहते हैं। मैं फिर रिपीट करता हूँ, अब इस अपेंडिसाइटिस में क्या होता है, ये इन्फ्लेमेशन, सूजन होती है उसमें, जिसकी वजह से एक्सपैंड होता है, गुब्बारे लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसकी वजह से ये बर्स्ट होता है। जब ये बर्स्ट होता है, सीकल कंटेंट्स बाहर आते हैं। जो ही सीकल कंटेंट्स एब्डोमिनल कैविटी में गए तो वहाँ पे पेरिटोनाइट्स आकर होती है। क्या होती है पेरिटोनाइट्स? पेरिटोनाइट्स में जो मेम्ब्रेन होता है ना एब्डोमिनल कैविटी का, उसमें इन्फ्लेमेशन स्टार्ट होती है, या जो एब्डोमिनल ऑर्गन्स होते हैं उनमें इन्फ्लेमेशन, उनकी कवरिंग में इन्फ्लेमेशन स्टार्ट होती है, जिसकी वजह से ही पेशेंट की डेथ होती है। ओके, और उसके बाद होता क्या है इसमें, अगर हम लेंगे रैबिट, रैबिट में जो सीकम होता है, रैबिट में जो इलियम होता है ना, टर्मिनल पार्ट जो रैबिट का होता है ना, इलियम का, वो डायलेटेड होता है। वो बेटा डायलेटेड होता है, जिसको हम कहते हैं सैकुलस रोटेंडस, सैकुलस रोटेंडस। ओके बेटा, उसको हम क्या कहते हैं, सैकुलस रोटेंडस। फिर काम क्या होता है सैकुलस रोटेंडस का, ये काम करता है, पहले ही हेल्प करता है इंडाइजेशन में, और इसमें लिम्फोइड टिश्यूज होते हैं जो प्रोवाइड करते हैं इम्यूनिटी। ये क्वेश्चन पूछा गया था एम्स में, पता नहीं कब आया था, साल याद नहीं, तो उसमें ये पूछा गया था सैकुलस रोटेंडस इज हाईली डेवलप्ड इन, वहां पे ऑप्शन था रैबिट, इट्स हाईली डेवलप्ड इन रैबिट। ठीक है, ये जो सैकुलस रोटेंडस होता है ये हाईली डेवलप होता है रैबिट में, और ह्यूमन बींग्स में ये लेसर डेवलप होता है। ठीक है, उसके बाद जो हर्बिवोरस एनिमल्स होते हैं, हर्बिवोर एनिमल्स में सीकम जो होता है वो हाईली डेवलप होता है। जो सीकम होता है ना हर्बिवोर एनिमल्स में, वो हाईली डेवलप होता है। क्यों हाईली डेवलप होता है? देखो, जो ही वो ग्रास खाते, ग्रास में क्या होता है, सेल्यूलोज होता है। सेल्यूलोज जो होता है वो, उनका सेल्यूलोज डाइजेस्ट कहाँ पे होता है, उसी सीकम में। इसी वजह से उनमें जो ये सीकम होता है हाईली डेवलप होता है। या उसके बाद जो सेल्यूलोज होता है रुमिनेंट्स में, उनमें वो डाइजेशन कहाँ पे होती है, दैट इज इन रुमिन ऑफ स्टमक। रुमिन, जो रुमिनेंट्स है ना, उनमें जो सेल्यूलोज डाइजेशन होती है वो आकर होती है रुमिन ऑफ स्टमक। इज इट क्लियर? उसके बाद दूसरा पार्ट, दैट इज कोलन। कोलन, देखो जो कोलन होता है, फर्स्ट पॉइंट, इसको हम कहते हैं लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, और इसको डिवाइड किया गया है 4 पार्ट्स में। फर्स्ट असेंडिंग कोलन, सेकंड ट्रांसवर्स कोलन, थर्ड दैट इज डिसेंडिंग कोलन, फोर्थ, ये फोर्थ जो है पुरानी टेक्स्ट बुक्स में नहीं है, जो नई टेक्स्ट बुक है आई है उसमें लिखा गया है सिग्मोइड कोलन। ये पुरानी टेक्स्ट में नहीं है, जो नई टेक्स्ट आज मार्केट में आई है उसी में इसका नाम दिया गया है, दैट सिग्मोइड कोलन। ठीक है, कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया? फर्स्ट असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन एंड सिग्मोइड कोलन। देखो काम क्या है इसका, क्यों कहा गया? फर्स्ट पॉइंट, इसको और एक नाम देते हैं, दैट इज सेकंड किडनी ऑफ बॉडी। क्यों कहा जाता है इसको सेकंड किडनी ऑफ बॉडी? बिकॉज अगर हम किडनी की बात करें कि किडनी में नेफ्रॉन्स होते हैं, नेफ्रॉन्स में क्या होता है, रीअब्जॉर्प्शन होती है वाटर की, रीअब्जॉर्प्शन होती है इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट कौन सा होता है वहां पे? दैट इज सोडियम क्लोराइड। तो उसी वजह से जो कोलन होता है, कोलन में क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है वाटर, इलेक्ट्रोलाइट्स एब्जॉर्ब होते हैं, तो इसीलिए इसको सेकंड किडनी ऑफ बॉडी कहा जाता है, ताकि ज़्यादा पानी, ज़्यादा वाटर बॉडी से बाहर ना निकले, ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट्स बॉडी से बाहर ना निकले। ठीक है, देखो एक डिसऑर्डर है डाइजेस्टिव सिस्टम का जिसको हम डायरिया कहते हैं। डायरिया में क्या होता है, जो ये होता है फीकल कंटेंट, फीकल
मैटर होता है वो उसमें फ्लूइड कंसिस्टेंसी का होता है, बिकॉज उसमें जो वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो एब्जॉर्ब नहीं हुए होते। उस पेशेंट को इसीलिए एडवाइस किया जाता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट्स लीजिए, ताकि आप में जो ये डेफिशिएंसी होती है ये डेफिशिएंसी ना हो। तो अगर उसने ना लिया तो उस पेशेंट की डिहाइड्रेशन होती है, जिसकी वजह से उसकी डेथ होती है। देखो इसमें 3 कैरेक्टरिस्टिक फ्यूचर में बताऊंगा। किस में? कोलन में। फर्स्ट इज एपिप्लॉइक अपेंडेजेस, एपिप्लॉइक अपेंडेजेस। सेकंड that is tenicolai, and third is hastration. एपिप्लॉइक अपेंडेजेस, टेनिकोलाई एंड हॉस्ट्रेशन। देखो ये क्या है, व्हाट इज एपिप्लॉइक अपेंडेज? देखो जो कोलन की आउटर सरफेस होती है ना, उस पे एडिपोज टिश्यूज पाए जाते हैं, एडिपोज टिश्यू के टुकड़े पाए जाते हैं, या फैटी टिश्यूज के टुकड़े पाए जाते हैं, या हम कह सकते हैं चर्बी के टुकड़े पाए जाते हैं। तो बट उनकी जो फंक्शन है अभी वो मिस्ट्री है, अननोन है उनकी फंक्शन। जो एपिप्लॉइक अपेंडेज, अगर आपसे कोई पूछेगा व्हाट इज एपिप्लॉइक अपेंडेज, तो आप कहना कि जो हमारा कोलन का आउटर सरफेस है उस पे फैटी टिश्यूज है, उस पे एडिपोज टिश्यूज के टुकड़े हैं, जिनकी वजह से जो एडिपोज चर्बी के टुकड़े हैं उन्हीं को हम एपिप्लॉइक अपेंडेजेस कहते हैं। अगर पूछेगा फंक्शन, अभी कहना कि फंक्शन अननोन है, अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी फंक्शन अननोन है। व्हाट इज टेनिकोलाई? देखो टेनिकोलाई है क्या? जो हमारा कोलन है, कोलन में देखो अगर हम ईसोफेगस की बात करेंगे, वहाँ पे जो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स है वो रेगुलर मैनर में पाई जाती है, बट जो ही हम कोलन में पहुँचते हैं वहाँ पे 3 बैंड्स में ये प्रेजेंट होती है, बीच में नहीं होती है। कंसंट्रेशन मेरी तरफ रखना। जो टेनिकोलाई है, टेनिकोलाई में क्या है कि जो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स है वो 3 बैंड्स में प्रेजेंट है, और इन 3 बैंड्स, इसी कंडीशन को हम कहते हैं टेनिकोलाई। अब जो ही ये कंट्रैक्शन करेगा ना, ये लॉन्गिट्यूडनल मसल जो ही अब कंट्रैक्शन करेगा तो ये स्ट्रक्चर बनेगा, ऐसे पाउच लाइक स्ट्रक्चर्स बना डाल देगा, और एंड दिस पाउच लाइक स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं हास्ट्रेशन। देखो इसमें जो ये है क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल मसल है, जो ही वो अब कंट्रैक्ट करेगा तो वहाँ पे पाउच लाइक स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे, जिन पाउच लाइक स्ट्रक्चर्स को हम हास्ट्रेशन कहते हैं। एपिप्लॉइक अपेंडेज, चर्बी ऑन द जो बॉडी की कोलन की आउटर सरफेस होती है उस पर एडिपोज टिश्यू के टुकड़े पाए जाते हैं, फैटी टिश्यू के टुकड़े पाए जाते हैं, जिनकी फंक्शन अभी मिस्ट्री है। व्हाट इज टेनिकोलाई? जो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होती है कोलन में वो 3 बैंड्स में प्रेजेंट होती है, जो ही अब वो कंट्रैक्शन करेगा तो वो पाउच लाइक स्ट्रक्चर बना डाल देगा, जिन पाउच लाइक स्ट्रक्चर्स को हम हास्ट्रेशन कहते हैं। दिस इज ऑल अबाउट कोलन, ठीक है। अब जो सिग्माइड कोलन है, सिग्माइड कोलन ही बेटा रेक्टम में चला जाता है। अगर ये पूछा जाएगा वो कौन सा पार्ट है कोलन का जो रेक्टम में चला जाता है, दैट इज सिग्माइड कोलन, ठीक है, ये याद रखना। देखो सिग्माइड कोलन ही रेक्टम में चला जाता है। रेक्टम का काम है क्या होता है, जो फीसिस होती है वो स्टोर होती है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, जो रेक्टम में होती है, रेक्टम में हास्ट्रेशन नहीं होती है, उसमें हास्ट्रेशन थी, इसमें हास्ट्रेशन नहीं होती है। देखो जो रेक्टम का वॉल होता है ना, उसमें लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स पाए जाते हैं, ऐसे उसमें फोल्ड्स पाए जाते हैं। इनर वॉल जो होता है उसमें लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स पाए जाते हैं, जिनको हम कहते हैं एनल कॉलम्स ऑफ मॉर्गेगनी। एनल कॉलम्स ऑफ मॉर्गेगनी। इसकी वजह से क्या होता है, सरफेस एरिया इंक्रीज होता है, ये एब्जॉर्ब वाटर करता है और कन्वर्ट करता है फीसिस को इनटू सेमी सॉलिड फॉर्म में। सेकंड पॉइंट इज दैट कि ये जो रेक्टम होता है इसमें सबसे लीस्ट पेरिस्टलिसिस आकर होती है, लीस्ट पेरिस्टलिटिक मोमेंट्स ऑकर्स। लीस्ट पेरिस्टलिटिक मोमेंट्स अगर पूछा जाएगा क्वेश्चन किस में आकर होती हैं, लीस्ट पेरिस्टलिटिक मोमेंट आकर्स इन रेक्टम। हाईएस्ट पेरिस्टलिटिक मोमेंट किस में होती है, मैंने कहा था जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जूजिनम पार्ट है
उसमें हाईएस्ट पेरिस्टलिटिक मोमेंट्स आकर होती हैं, हाईएस्ट पेरिस्टलिटिक मोमेंट आकर्स इन इट। ठीक है, अभी तक मैंने कहा कि जो रेक्टम होता है उसमें हास्ट्रेशंस नहीं होती हैं, जो इनर वॉल होता है रेक्टम का उसमें लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड्स पाई जाती है जिनको हम एनल कॉलम्स ऑफ मॉर्गेगनी कहते हैं, जो हमें हेल्प करते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर में। ठीक है, इस जो हमें हेल्प करते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर में, तो उसकी वजह से फीसिस को कन्वर्ट किया जाता है इनटू सेमी सॉलिड फॉर्म में। ठीक है, देखो अब अगर रेक्टम फुल्ली स्टोर है तो उसके बाद रिफ्लेक्सेस इनिशिएट होती है थ्रू डिफिकेशन सेंटर जो लोकेट होता है मेडुला ओब्लांगेटा में। तो उसकी वजह से क्या होती है, मास पेरिस्टलिटिक मोमेंट्स आकर होती है और फीसिस को बाहर फेंका दिया जाता है बॉडी के थ्रू अंस। जो नैरो पार्ट होता है रेक्टम का उसको हम कहते हैं एनल कैनाल, एनल कैनाल, और यही एनल कैनाल चला जाता है अंस में। ठीक है, अब लास्ट पार्ट जो होता है दैट इज अंस। अनस इज अ टर्मिनल ऑरिफाइस। ठीक है, जो अनस होती है ये टर्मिनल ऑरिफाइस होती है एलिमेंट्री कैनाल की, और इसमें दो स्फिंक्टर्स लगाए होते हैं, टू स्फिंक्टर्स लगाए होते हैं। एक को हम कहते हैं एक्सटर्नल स्फिंक्टर और दूसरे को हम कहते हैं इंटरनल स्फिंक्टर, इंटरनल स्फिंक्टर और एक्सटर्नल। देखो जो इंटरनल स्फिंक्टर होता है ये बना होता है किस मसल का, स्मूथ मसल का, और ये एक्सटर्नल स्फिंक्टर बना होता है स्केलेटल मसल का। ये बनी होती है स्मूथ मसल की, एक्सटर्नल स्फिंक्टर बना होता है स्केलेटल मसल का। देखो क्या होता है, जो ही अब रेक्टम फुली स्टोर है तो न्यूरल रिफ्लेक्सेस इनिशिएट होती है कहाँ से, डेफिकेशन सेंटर से जो लोकेट है मेडुला ओब्लांगेटा में। तो उसकी वजह से इंटरनल स्फिंक्टर खुल जाता है। देखो मैं आपको डायग्राम के थ्रू दिखाऊंगा। ये सपोज अगर ये अंश है तो यहाँ पे दो स्फिंक्टर्स लगाए हैं, ये इंटरनल स्फिंक्टर है और ये एक्सटर्नल स्फिंक्टर है। ठीक है, तो ये जो इंटरनल स्फिंक्टर है अब जो ही रिफ्लेक्स आएगी तो ये इंटरनल स्फिंक्टर खुल जाएगा, तो फीसेस चले जाएंगे एक्सटर्नल स्फिंक्टर के पास। बिकॉज ये जो है तो होता है ना, कौन इंटरनल स्फिंक्टर ये बना होता है स्मूथ मसल्स का, दे आर इनवॉलंटरी इन नेचर, एंड एक्सटर्नल स्फिंक्टर इज मेड अप ऑफ स्केलेटल मसल्स व्हिच आर वॉलंटरी इन नेचर। तो होता क्या है इसमें, ये खुल जाएगा, बट ये जो एक्सटर्नल स्फिंक्टर है ये हमारे विल पे ही खुलेगा, ये तब तक नहीं खुलेगा। देखो अगर कोई क्लास में है तो वो इसको रोक सकेगा जब क्लास ख़त्म हो जाएगा या बाहर जाएगा, या अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो बाहर जाएगा क्लास से, या कोई सड़क पे चल रहा है तो उसकी वजह से ही ये रुका है। किसकी वजह से, एक्सटर्नल स्फिंक्टर की वजह से ही ये रुका है। तो व्हाट इज एक्सटर्नल स्फिंक्टर जो होता है ये हमारे विल पे ही खुलेगा, तब तक ये नहीं खुलेगा। This is all about what we call it as large intestine. In next lecture, in next session, we are talking about what we call it as that is liver. नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे लिवर के बारे में। उसके बाद और एक टॉपिक बच जाता है दैट्स पैनक्रियाज। जब पैनक्रियाज कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन कैसी होती है इसमें। उसके बाद जब वो कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद उसमें पढ़ना है हमें जीआईटी हार्मोन्स। मैंने कहा कि मैं जीआईटी हार्मोन्स एक अलग हेडिंग में पढ़ाऊंगा। उसके बाद उसमें पढ़ेंगे डिसऑर्डर्स, डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन से डिसऑर्डर्स होते हैं, तो उसके बाद उस पर बात होगी। दैट इज़ ऑल अबाउट टुडे।